और बच्चों क्या हाल चाल। आज हम ले आए हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अपना 9th वीडियो। एंड आई नो ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है, बट और एक या दो वीडियोस में हम इस चैप्टर को डन कर देंगे और इसके बाद हम देखेंगे इसमें बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं हमारे थियरी पार्ट्स पे और थियरी को अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस पे, राइट। तो आज हम ले आए अपना 9th वीडियो और 9th वीडियो में हम 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं जो हमें और क्लोज ले जाएगा रोलिंग और मोशन, जो ट्रांसलेशन रोटेशन एक साथ करते हैं ऐसी बॉडीज पे। लास्ट वीडियो वाज ऑल अबाउट फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप कैसे फाइंड करते हैं कंटीन्यूअस बॉडीज के लिए और पॉइंट बॉडीज के लिए हमने देखा। अब हम उसी को यूज करेंगे कवर करने के लिए, उसी को हम सीखेंगे यहाँ पे। हम सीख रहे हैं, हम देखते हैं कि ओवरव्यू में हमारे पास आज क्या है। ओवरव्यू में हम 4 मेजर चीजें सीखने वाले हैं आज, और उन 4 चीजों को हम देखते हैं। पहले परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आगे आपको इंजीनियरिंग में भी काम आएंगे। और ये थ्योरम ये हेल्प करते हैं कि किसी भी रैंडम एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता कर पाएंगे, बिकॉज जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जो ढूंढा था वो ज्यादातर सेंटर ऑफ मास के अबाउट था, राइट। सेंटर ऑफ मास की जगह अगर कोई और एक्सिस दे दिया जाता है तो आपको उसके अबाउट रोटेशन स्टडी करने के लिए उसके अबाउट का इनर्शिया चाहिए होता है। तो ये दोनों थ्योरम आपको हेल्प करेंगे वो निकालने के लिए। हम इसका थ्योरम भी समझेंगे और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमें समझ जाए इसे अप्लाई कैसे। दो चीजें हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, दो चीजें ट्रांसलेशन बॉडी की पता है, लेकिन रोटेटिंग बॉडीज के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और रोटेटिंग बॉडी और मूविंग बॉडी के लिए हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों चीजें भी हम आज सीखेंगे। तो 4 टर्म्स, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। ये हमारा आज का कोशिश होगी कि हम आज वाले वीडियो में इसे अच्छे से समझ के जाएं और हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। आगे चलते हैं। पहला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि कोई भी, जैसे हमारे पास हमेशा 3 एक्सिस होते हैं, राइट, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस x y एंड z। तो ये बोलते हैं कोई भी एक एक्सिस के अराउंड अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो बाकी दोनों के अराउंड जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको ऐड करो। ठीक है, भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत सिंपल सा थ्योरम है। ठीक है, अगर हम देखते हैं, समझो हम इसको ले लेते हैं एक dm मास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम x एक्सिस के और देखते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y, तो हमारा I xx आ जाएगा इक्वल टू dm इंटू वाई स्क्वायर, है ना। और I yy अगर हम निकालते हैं तो I yy, y से डिस्टेंस कितना है, ये x, तो ये हो जाएगा dm इंटू x स्क्वायर ना। यही अगर मैं I zz निकालता हूं तो मुझे आ जाता है z से डिस्टेंस जो है वो r, सो dm इंटू r स्क्वायर, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो I xx प्लस I yy will be equal to dm कॉमन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। एंड इफ यू रिमेंबर बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होना चाहिए, r स्क्वायर होना चाहिए। सो दिस इज dm into r स्क्वायर, बट dm into r स्क्वायर izz है, तो ये आ जाएगा हमारा थ्योरम। ठीक है, तो हमें बहुत सिंपल सा थ्योरम है, बोलता है एक एक्सिस का चाहिए, बाकी दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के ढूंढो और ऐड। मिस्टेक जो होती है वो क्या करते हैं लोग, बोलते हैं अच्छा सर अगर मुझे I xx निकालना होगा तो इसको लाके माइनस कर देते हैं, नहीं करना। माइनस आप नहीं कर सकते, ये बेसिक अलजेब्रा जैसे वर्क नहीं करता है। ठीक है, आप माइनस नहीं कर सकते। अगर आपको y y चाहिए तो y y वाला टर्म भी हमें दोनों को ऐड करके ही आएगा। प्लीज इस चीज को आप स्टार मार्क लगा के नोट कर लो कि बेसिक मैथ्स जैसे टर्म्स यहां वहां करके सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मैंने बहुत बार मिस्टेक होते देखी है, मैंने खुद की हुई है, तो इसलिए मैं ये चीज बता दे रहा हूं कि यार ये चीज मत कर देना। ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी लगाएंगे सवाल भी, इसके पहले चलते हैं और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है अगर दो एक्सिस पैरेलल, ठीक है, ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो आपको जो दूसरी एक्सिस है O से जो पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेंटर प्लस मास ऑफ बॉडी प्लस इन दोनों के बीच का जो गैप है उसका स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है और ये तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये यूज होता है
पैरेलल परपेंडिकुलर वाला जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस यूजफुल है, ठीक है। तो हम ये बहुत यूज करते हैं कि पैरेलली शिफ्ट करते रहोगे अगर एक्सिस को तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। अगर आप इसका डेरिवेशन देखते हैं तो ये बोलता है यार कोई भी रैंडम बॉडी ले लो, उस पे दो एक्सिस ले लो, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, इसको O ले लो, ये आपका पॉइंट A है, यहां से आप कोई भी मास ले लो, यहाँ पे DM, ठीक है, DM हो गया। अब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस x ले लो और A से यहां तक का डिस्टेंस, यहां जो इन दोनों के बीच का गैप है उसको h ले लो, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसका डेरिवेशन करना है। फिर बोलता है यार A के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड A विल बी समेशन ऑफ क्या मास है DM इनटू x प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया समेशन DM और ये हो गया x स्क्वायर से मल्टीप्लाई h स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 2 टाइम्स DM इंटू x इंटू h, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है DM इंटू एक्स स्क्वायर, सो DM इंटू एक्स स्क्वायर जो है इसका समेशन जो है दिस थिंग इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, राइट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगे तो DM इंटू एक्स स्क्वायर का समेशन विल गिव यू द सेंटर ऑफ मास प्लस h तो कांस्टेंट है दोनों के बीच का गैप, h स्क्वायर निकाल दो, DM का समेशन हो जाएगा टोटल मास इंटू h स्क्वायर प्लस इसकी कहानी थोड़ी सी ट्रिकी है, ट्रिकी इसलिए है इसको ऐसे लिख सकते हो समेशन, ठीक है। और समेशन के बाहर क्या क्या आ जाएगा, जो समेशन में कांस्टेंट है 2 और h कांस्टेंट है, इसको निकाल देते हैं, DM इंटू x जो है वो वेरिएबल। अभी सोचो अगर DM इंटू x यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसी के इस डायरेक्शन में DM इंटू x नेगेटिव भी होगा, मतलब DM इंटू x इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे 0, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट अपोजिट साइन के होंगे। सेम अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट लेते हो तो इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप समेशन करोगे तो ये टर्म जो आएगा ये बन जाएगा 0, बिकॉज हर एक पॉजिटिव x के लिए आपको नेगेटिव x मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल जब आप करोगे तो आपको DM इंटू x जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको DM इंटू x एज 0। अब ये 0 आ गया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, I about A is I about center of mass plus mh square, और यही फॉर्मूला मैंने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दे रखा है। दोनों डेरिवेशन अच्छे से कर लो, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप स्कूल के एग्जाम में अच्छे से देख सकते हो सीबीएसई को, राइट। और अगर डेरिवेशन समझ गए हो तो अब ये समझो कि थ्योरम लगाना कैसे, ठीक है। एक प्यारे से क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं और सीखते हैं कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लगाते हैं। आई होप आपको दोनों थ्योरम नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं इनको अप्लाई करने। फाइंड द mi of a disk about axis passing through its diameter, ठीक है। तो डिस्क का आपको ये पता है यार, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो परपेंडिकुलर है तो Izz ये पता है आपको होता है mr²/2, है ना। इसका मास है रेडियस r दिया। अब ये बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे xx या yy इन दोनों के डायरेक्शन में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसको अभी ले लेते हैं। अब देखो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, तो ये बोलता है यार इसके अक्रॉस हो गया, इसके अक्रॉस मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है ना। इसके अक्रॉस भी डायमीटर दोनों डायमीटर है, तो Ixx will be equal to Iyy and let's take this as I। रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है भाई तीनों परपेंडिकुलर हैं तो Izz को कर दो Ixx प्लस Iyy। इसकी वैल्यू पता है mr²/2, इसकी वैल्यू पता है I, इसकी पता है I की वैल्यू सॉल्व करके आ गई mr²/4। सिंपल, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाया मैंने। बस ये ध्यान रखना है कि क्योंकि दोनों डायमीटर्स हैं तो xx और yy का इनर्शिया अक्रॉस सेम आएगा, राइट। बाकी जो मैंने लगाया वो थ्योरम में जो बताया था वही सेम चीज मैंने अप्लाई कर दी है। आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये बोलता है कि द mi of a disk about an axis passing through its center and perpendicular to the plane is mr²/2। पीछे वाला ही डायग्राम है, ये हमें पता है,
इसके अक्रॉस जो z है उसके अक्रॉस मुझे पता है मास then it's mi about a tangent parallel to its diameter. So basically अगर ये मेरा x एक्सिस है तो ये मेरा डायमीटर है, मुझे इसके अक्रॉस भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसके पैरेलल वाला, इसके पैरेलल जो चल रहा है, पैरेलल जो चल रहा है इस वाले के अक्रॉस, तो मुझे आई सी चाहिए। तो पहला काम क्या है, आई जेड से आई को निकालना, आखिरा, और आई को अभी निकाला था, क्या निकाला था, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो आई को जो है वो हो गया एम आर स्क्वायर बाय 4। अब इस वाले डायग्राम को मैं सीधा करता हूं, तो ये ऐसा दिखेगा डिस्क ऊपर से, आपको आई को पता चल गया है और आपको आई सी निकालना है। कौन सा थ्योरम लगेगा बच्चों, ये दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों के बीच का गैप r है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है भाई अगर आपको c के अराउंड पता है, कितना पता है, वो c के अराउंड निकालना है और o के अराउंड पता है कितना, mr स्क्वायर बाय 4 प्लस इसमें कर दो मास इनटू द डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाता है आपको 5 mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये हो जाता है 5 mr स्क्वायर बाय 4, राइट। तो पहले क्या किया, पहले इस वाले का पता होता है हमेशा सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर वाला, इससे ये वाला पिछले क्वेश्चन में निकाला था mr स्क्वायर बाय 4 और इसके पैरेलल एक्सिस लगा के हमने ये निकाला। आई होप बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज़ आपको थ्योरम बस देखना है कौन सा लगाना है, परपेंडिकुलर की पैरेलल और डिस्टेंस का, उतना पता कर दो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस याद रखना कि इधर उधर करके माइनस प्लस नहीं करने रखना, बेसिक मैथमेटिक्स ये फॉलो नहीं करता। ठीक है, आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज टैंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन इज आई। ठीक है, तो वही वाला कहानी है, तो ये उसका प्लेन है, टैंजेंट भी है और पैरेलल टू इट्स प्लेन भी है, तो टैंजेंट भी है और पैरेलल टू द प्लेन भी है। परपेंडिकुलर प्लेन ये होता है, पैरेलल प्लेन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अब अभी हमने इसको निकाला, आई की वैल्यू कितनी है, वैसे करके नहीं दिखाऊंगा, पीछे वाला सवाल है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकाली थी, वो है 5 mr स्क्वायर बाय 4। तो यहां से mr स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 4i बाय 4। ये हो गया इक्वेशन। इसने क्या पूछा, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट अ टैंजेंट बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसके इस वाले एक्सिस पे अगर टैंजेंट बनाएंगे तब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, लेकिन इसके अबाउट नहीं पता है, पता किसके अबाउट है, इसके अबाउट। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा, फट सकता हो पैरेलल, क्योंकि ये दोनों एक्सिस जो है वो पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल होने के बाद में इसको IC ले लेते हैं, इसको O ले लेते हैं, तो IO will be equal to IC। IC हमको पता ही है mr स्क्वायर बाय 2 होता है डिस्क है, नहीं है तो पिछले वाले वीडियो में देखो टेबल बना के दिया है, लर्न कर लेना। ठीक है, प्लस mr स्क्वायर, ठीक है, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, ये हो गया 3mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन mr स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4i बाय 5, तो ये हो जाएगा 3 बाय 2 into 4i बाय 5, 2 2s are 4, आंसर आ गया 6i बाय 5। ठीक है, सिंपल सवाल है, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए ऐसे सवाल ही बनते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना कि सिंपल सोच के छोड़ना मत। अच्छा, हमेशा टैंजेंट पे ही होगा या परपेंडिकुलर ही होगा, ये तो है, लेकिन टैंजेंट होना भी कंपल्सरी नहीं, राइट, टैंजेंट होना भी कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज सवाल ऐसा भी होता है, सवाल ऐसा भी हो सकता है कि मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस दैट इज r by 4 फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो अभी हमने इस वाले एक्सिस का निकाला था, इस वाले, इसको फिर से लिख करो, c लिख करो, तो IO अभी निकाला था, दैट वाज mr स्क्वायर बाय 4, और हमें चाहिए IC कितना होगा, IO प्लस m इनटू
कितना डिस्टेंस है बच्चों दोनों के बीच, r/4 का स्क्वायर। कैसे पता चला पैरेलल? दोनों एक्सिस जो बन रहे हैं वो पैरेलल बन रहे हैं। प्लीज इस वाले एक्सिस को नहीं ले लेना, इस वाले एक्सिस का सिस्टम गया, इधर पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने पैरेलल लगाया, आई को आ गया mr²/4, ये आ गया mr²/16, तो टोटल आ गया 5mr²/16। अभी मैंने कल आपको एक होमवर्क भी दिया था, पिछले वीडियो में एक्चुअली कल नहीं, पिछले वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था कि यार एंड के अराउंड अगर रॉड को रोटेट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन से डिराइव होगा। ठीक है, आप लोगों ने किया या नहीं किया मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपने बताया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए बस। ठीक है, लेकिन हम बहुत सिंपली कर सकते हैं। कैसे भाई? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट पता है ml²/12, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये डिस्टेंस है l/2, ये c, so our IC is nothing but IO plus ml²। IO कितना है ml²/12, ये है l/2 का स्क्वायर ml²/4, तो ये हो जाएगा 4ml²/12, ये आ जाएगा ml²/3। विदाउट इंटीग्रेशन आपकी वैल्यू ml²/3 आ गई, इंटीग्रेशन से भी सेम आनी चाहिए। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि वो बार बार आपका सेंटर ऑफ मास को लेकर कहीं और रोटेशन करेगा, और जब वो कहीं और से रोटेशन करेगा तो वहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो और क्वेश्चन हम करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, बट आई होप इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम कब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और कब परपेंडिकुलर एक्सिस, और ज्यादातर ये कोशिश करेंगे कि पैरेलल परपेंडिकुलर के जो आंसर्स आ रहे हैं हमें, हम स्टैंडर्ड टैंजेंट वाले आंसर जो है वो याद करें। टैंजेंट डायमीटर इसके तो आंसर आपको याद है। ठीक है, आगे चलें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी कैसे निकालते हैं? राइट, अगर आप रोटेटिंग बॉडी देख रहे हो तो हर बॉडी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको पता है, तो ये बोलता है काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हर एक का मास अगर मैं निकालता हूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज हाफ m1 r1², काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी इज हाफ m2 r2² एंड सो ऑन। राइट, तो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं तो दैट इज हाफ ब्रैकेट m, सॉरी ये v1 और ये v2। ठीक है, सो ये हो गया m1 v1² प्लस m2 v2² एंड डॉट 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 लास्ट वुड बी mn vn²। ये हमें पता ही है। ठीक है, अब अगर ये रोटेशन कर रहा है तो मुझे एक चीज और पता है कि मेरी जो v1 होगी दैट विल बी ओमेगा r1, v2 जो होगा वो होगा ओमेगा r2 एंड सो ऑन। राइट, तो अगर मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है m1 r1² ओमेगा² प्लस m2 r2² ओमेगा² डॉट 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 mn rn² ओमेगा²। राइट, अब इसमें से देखो ओमेगा² बाहर आ रहा है, निकाल लो, क्या बच गया m1 r1² प्लस m2 r2² डॉट 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 mn rn²। अब अगर आप इन सबको ऐड अप करते हो तो क्या है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है ये, तो आ जाता है हाफ I ओमेगा²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो आप हाफ I ओमेगा² से कर सकते हो। ये डेरिवेशन आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में भी दिया गया है, और नहीं अगर लग रहा है तो नोट भी कर सकते। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको डायरेक्टली भी करते तो हो जाता, पता है कैसे? भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m v²। रोटेशन में मास की जगह क्या होता है? I, v की जगह ओमेगा। कंपेयर कर लो, आंसर आ गया। लेकिन ये हमारी कंपैरिजन जो है हमें स्कूल वाले एग्जाम में मार्क्स नहीं दिखाएंगे। राइट, हमें डिराइव करके दिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितनी है। नाउ ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। एक बढ़िया सवाल करेंगे, अपने आप आ जाएगा। A body having moment of inertia about its axis of rotation, idea of angular velocity equal to 3 radians per second.
एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी ये पता करना है, और सेम एज दैट ऑफ बॉडी ऑफ मास 27 मूविंग विद द स्पीड भी पता करनी है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी पता कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी कितनी आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आ गया यहाँ पे, ठीक है। आई कितना है हमारे पास में 3, ओमेगा हमारे पास में 3, सो हाफ इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 9/2 जूल्स इज द बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये होता है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है 27 kg की, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन में जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 9/2, ये होनी चाहिए हाफ 27 v स्क्वायर, 2 कट गया, 9 3 27 आ गया, और यहां से वेलोसिटी कितनी आ गई हमको 1/√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो आपकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए 27 kg बॉडी के लिए, और अगर आप रोटेट कर रहे हो 3 इनर्शिया है और 3 है, तो इतनी आपकी एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना भी आ गया, और उससे रिलेट करके ट्रांसलेशन की एनर्जी भी निकाल दिया। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ रही होगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं बनाई हैं ये चीजें, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम तब पिक करेंगे जब हम बेसिक फाउंडेशन हमारा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। ये हो गया। एक और क्वेश्चन करें ऐसा, चलो इस वाले सवाल को आप सॉल्व करो, कोशिश करो, नहीं होगा तो वैसे तो मैं सोल्यूशन दूंगा ही, लेकिन हमेशा मुझसे सॉल्व कराते रहोगे तो आप सब प्रैक्टिस है ना। सवाल लगाओ, अगर आ गया तो आंसर कमेंट में डाल दो, नहीं आया तो देख लेना सोल्यूशन क्या है, और गलत हो गया तो भी चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन सीखने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे नहीं आएगा। देख के नहीं आना है, वीडियो देख के थोड़ी सी कोई सीखता है, वीडियो देख के सिर्फ आप फील नहीं हो सकते, लगा के सीख सकते हो कि जल्दी काम। 2 मिनट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक पानी भी देता हूँ, तब तक आप तैयारी करो। आ गया? नहीं आया तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, आपको आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी यार, सीखते समय जल्दबाजी नहीं, अभी एंट्रेंस देना नहीं है, कल ही एंट्रेंस नहीं है, टाइम है हमारे पास, अभी सीखते समय यार बहुत आराम से दिमाग लगाना, ठीक है। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज 1.2, है ना। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, in order to produce a rotation kinetic energy of 1500 joules, an actual acceleration of this must be applied. About that axis for a duration of time पूछ रहे कितने टाइम तक उसको घुमाऊं या उसको एक्सेलरेट करूं, कितनी एनर्जी आ जाए। तो एक चीज तो पता है, एनर्जी पता है और आई पता है, तो ये पता कर लेते हैं यार कि कितना ओमेगा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1500 into 2 divided by 1.2 is equal to ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 15/6 into 100 is ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 3 to the 6, 3 5 the 15, राइट। सो ये हो जाएगा 2.5 into 100, तो 2.2 मीटर स्क्वायर हो गया, 300 हो गया, 1500 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.2 नीचे आ गया, 3000 का 1.2, डेसिमल में गड़बड़ कर रहा हूं, 250 आ रहा है, यहाँ पे ठीक है, ये 0.6 हट गया ना, तो 15/6 का 0, हाँ तो ये हो गया 2.5 into 1000, सो ओमेगा स्क्वायर आ गया 2500, राइट। तो ओमेगा आ गया आपको 50 रेडियन पर सेकंड, सॉरी, ठीक है। तो ये तो निकाल दिया। अब देखो इतनी वेलोसिटी तक पहुंचाओगे तो इतनी एनर्जी हो जाएगी, इतनी वेलोसिटी तक हमें पहुंचाना है ताकि हमारी एनर्जी जो है वो इस वैल्यू तक पहुंच जाए। तो इस वेलोसिटी तक कैसे पहुंचोगे, ये एक्सेलरेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। फाइनल कितना पहुंचाना है 50, इनिशियल 0 प्लस 25 रेडियंस टी, टाइम कितना लगेगा बच्चों 2 सेकंड्स।
सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है या नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखो। ये सारी चीजें मैं यहाँ कर रहा हूँ ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ये बस नया यूज कर रहा हूँ वो मैंने काइनेटिक एनर्जी का आज सिखाया। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आएगा तो प्लीज पीछे वाले वीडियो एक बार से देखना। आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी समझ आ रही होगी कि करना है ना। ये सारी रोटेटिंग बॉडीज है। अभी हमने ये देखो, हम ट्रांसलेशन सीख के आए और रोटेशन सीख रहे हैं, और अब हम इसके बाद में जो करेंगे, जो लास्ट हमारा या सेकंड लास्ट वीडियो होगा, वहां पे देखेंगे कि अगर दोनों हो, रोटेशन भी हो रहा हो और बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही हो, तब हम ये चीजें कैसे करेंगे। ठीक है, काइनेटिक समझ गई। आगे चलें, चलो ये हो गया हमारा ये टॉपिक। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में है नेक्स्ट टॉपिक में एंगुलर मोमेंटम, राइट। सो मोमेंटम क्या था? इट वाज द अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशन मोशन इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी इज स्टडीड थ्रू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बताता है कि आपके बॉडी में कितना रोटेशनल मोशन है, राइट। मोमेंट, अच्छा इसका ये डेफिनेशन दिया कि ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम, राइट। अगर आप इस डेफिनेशन से चलो तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था? टॉर्क, वो था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? एल, ये क्या होगा? आर वेक्टर क्रॉस पी। ये है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो ये है, क्रॉस प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हो अगर आपको मोमेंटम पता है। जैसे अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मोमेंटम जा रही है तो मोमेंटम, सो आर वेक्टर क्रॉस पी, आपका एल जो है वो ऊपर है, आर बाहर की तरफ, पी उस तरफ, एल जो है वो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको मोमेंटम मिल जाता है। अब इस पे एक सवाल कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे। ठीक है, तो समझो आपको मोमेंटम ऑफ द बॉडी दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप, और आपको आर वेक्टर दे दिया कि आपका आर वेक्टर जो है वो है i कैप प्लस j कैप। आपको इससे सवाल ये पूछ रहा है कि मुझे l वेक्टर बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी सिखा चुका हूं, 2 मिनट लेके आप इस सवाल को लगा लीजिए, नहीं आएगा तो फिर तो मैं कर ही रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट मैं सिखा चुका हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आर क्रॉस पी का आंसर है, राइट। सो आर क्रॉस पी कर दो, आंसर नहीं आएगा तो चलो। हो गया? नहीं हो गया तो पॉज कर लो, आराम से सॉल्व करो। मैं सॉल्व कर रहा हूं। आई जे के 3 4 के 0 है, ये 1 1 और ये 0 है। इसको ओपन करेंगे तो आई के केस में आ रहा है 0, जे के केस में आ रहा है 0, और के केस में आ रहा है 3 1 3 -4। तो आंसर कितना आ गया हमें? माइनस के कैप इज योर एंगुलर मोमेंटम का आंसर। आर क्रॉस पी इज वन मेथड, एंड इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मोमेंट निकाला हमने आर क्रॉस पी करके, तो हमें ये वैल्यू आ गई। ठीक है, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन से। देखो, डायरेक्शन पता करना भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन कैसे पता करोगे? यार समझो तुम्हारा आर वेक्टर ये है, पी वेक्टर ये है, तो आर वेक्टर के डायरेक्शन में चारों बिंदु ले जाओ, पी के डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आपका जो ये है इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, सो दैट इज व्हाई द मोमेंटम एल इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से, राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से आप इसको कर सकते हो, या ये बोल सकते हो कि यार इसको आर से पी घुमाऊंगा तो स्क्रू जो है वो बाहर आएगा, आर से अंदर घुमाऊंगा तो अंदर जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है? आर से पी, तो ये बाहर आ रहा है, तो मोमेंटम जो है वो बाहर की तरफ। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ गई होगी। लेकिन इसको करने का एक और देखो, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला, राइट, बट हम जानते हैं कि यार आर एल मोमेंटम क्या है? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब इसको अगर आप लिखते हो तो होता है मॉड आर मॉड पी इनटू साइन थीटा, है ना। तो मॉड आर इनटू मॉड पी इनटू साइन थीटा, इससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इससे वैल्यू मिलेगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको एंगल पता है तो आप ये बता सकते हो कि आपका डायरेक्शन।
अच्छा, फोर्स में टॉर्क कैसे निकाला था? हमने बोला था यार फोर्स जो है वो वाला वैल्यू लेंगे जो आर के परपेंडिकुलर है, या आर जो लेंगे वो हमेशा वो वाला वैल्यू लेंगे जो फोर्स के परपेंडिकुलर है ना। वैसे ही आप आर या तो वो लोगे जो मोमेंटम के परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, या आप मोमेंटम वो लोगे जो आर के परपेंडिकुलर है। नहीं लगता? देखो समझो, इस पॉइंट के अबाउट मुझे इस बॉडी का मोमेंटम निकालना, ठीक है? तो ये डिस्टेंस अभी के लिए r, ठीक है? तो ये r डिस्टेंस है, ये p डिस्टेंस है, ये एंगल जो ये थीटा है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए जो मोमेंटम के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, दिस इज r sin थीटा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये आपका r वेक्टर है, तो आप r वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला मोमेंटम निकालोगे। तो r वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला मोमेंटम कैसे मिलेगा? ये 90 है, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस सॉरी ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, राइट? दिस इज थीटा। तो ये हो जाएगा आपका थीटा। तो आप क्या करोगे? इसके पैरेलल वाला कौन है? p sin थीटा। इस वाले का मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है वो 0। ये कंपोनेंट क्या है हमारा? सॉरी ये p cos थीटा था, सॉरी हाँ, इसका 0 हो गया। ये जो है ये p sin थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये इनटू r कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूं कभी डायग्रामेटिक क्वेश्चंस में जहां आई कैप जी कैप नहीं दिया होता है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट काम नहीं करता है, वहां पे ये आइडिया काम करता है या मोमेंटम को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, या आप उस जो रेडियस है जो r है उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकाल लो मोमेंटम, तो मोमेंटम का कंपोनेंट इनटू r विल आल्सो गिव यू द आंसर। समझ गए यहां तक? कोई कंफ्यूजन? इस पे एक सवाल करते हैं और फिर एक और फॉर्मूला पे आएंगे जो एंगुलर मोमेंटम बताता है, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है, इसे ध्यान दो। A particle moves with a constant velocity parallel to the x-axis. Its angular momentum with respect to origin, है ना? तो देखो ये हमारा एक एक्सिस है, ये हमारा दूसरा एक्सिस है, ठीक है? ये बोलते हैं कि यार जो बॉडी है इट इज मूविंग पैरेलल विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम इसका कांस्टेंट, ठीक है? अब ये बोलता है कि इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ लीजिए ओरिजिन है ना? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम जो है ये डिस्टेंस अभी के r है ना? ये बोलता है इज 0 रिमेन्स कांस्टेंट, गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब हो क्या रहा है कि ये बॉडी अलग अलग पॉइंट पे जाएगी ना, जैसे अभी यहाँ पे है तो यहाँ कहीं हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r डैश, है ना? और फिर और आगे जाएगी तो चेंज होता है। लेकिन हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि देखो देख कैसा लग रहा है कि यार क्योंकि डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है तो डिस्टेंस चेंज होने की मोमेंटम सेम है, mv जो है कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से सेम है, लेकिन r बदल रहा है ना, दिस इज r1 डैश, दिस इज r2 डैश। तो r1 r2 की वजह से ये कांस्टेंट तो नहीं रह सकता और ये 0 नहीं हो सकता। ये लगता है ये दोनों में से आंसर लगता है, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं है। ध्यान से देखो क्यों। ये बोलता है कि यार mv इधर जा रहा है और हमें चाहिए इस वाले पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये है दोनों का, और अगर आप नोटिस करो तो ये डिस्टेंस इज बेसिकली दिस एक्सिस, और ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है। तो ये डिस्टेंस जो फिक्स्ड डिस्टेंस है और फिक्स्ड मोमेंटम है, तो क्योंकि दोनों फिक्स्ड है मोमेंटम और डिस्टेंस, दिस बिकम्स योर आंसर। इसलिए वो डायग्राम वाला होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन करने बैठोगे ना, आई क्या पता ना जे क्या पता, तो कैसे? ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि यार इसकी वेलोसिटी जो आ रही है वो आ रही है मुझे कांस्टेंट, है ना? एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका आप इसको मोमेंटम के फॉर्मेट में लिख लो। तो p जो आ रहा है वो आ रहा है mv i कैप, और आपका r वेक्टर जो इस केस में है दैट इज x i कैप प्लस y j। ठीक है, अगर आप इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करोगे r क्रॉस ये, तो i क्रॉस j क्रॉस सॉरी i है, तो i क्रॉस i 0 हो जाएगा, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। ठीक है, तो x क्रॉस mv 0 है, प्लस y j क्रॉस i, तो ये आ जाएगा आपको j क्रॉस i माइनस k, सो mv y माइनस k।
तो ये आ गया आपको डायरेक्शन और वैल्यू कांस्टेंट। तो आप इसको इक्वेशन फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हो, बट इट्स अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड अगर आप इसका थियरी समझ लेते हो रादर देन हमेशा न्यूमेरिकली डिपेंडेंट। क्लियर है ये? बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसी पे एक चीज और देखते हैं कि यार एक और फॉर्मूला है, ठीक है, और फॉर्मूला ये होना चाहिए, फॉर्मूला ये होना चाहिए, ये तो समझिए आपको। फॉर्मूला बोलते हैं कि अगर बॉडी रोटेटिंग है, जैसे हमने देखा था कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो बाय लॉजिक अगर रोटेशनल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो मास की जगह इनर्शिया आना चाहिए और v की जगह ओमेगा, है ना। ये फॉर्मूला है, लेकिन इसका डेरिवेशन कैसे आएगा? सिंपल बात है, मास इनटू वेलोसिटी चाहिए, हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज r mod p sin थीटा। अगर एक बॉडी रोटेटिंग है तो उसका मोमेंटम और r जो है वो परपेंडिकुलर है। देखो ये एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इसका हर जो पॉइंट है वो v वेलोसिटी है और ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो ये 90 डिग्री हो गया। दिस इज r into m into v। v कितना होता है बच्चों? ओमेगा r रोटेटिंग बॉडी के लिए, तो आ गया m r स्क्वायर into ओमेगा, और सारे बॉडी का m r स्क्वायर ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया into ओमेगा। ये हो गया आपका डेरिवेशन, और आपको आ गया मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। वो जो लिखा था वो सबके लिए ट्रू है, r क्रॉस p, और ये जो है ये किसके लिए ट्रू है? रोटेटिंग बॉडी के लिए, ठीक है। तो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा, और आंसर सॉल्व। सिंपल। आई होप आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। अब इसी चीज को आगे ले चलते हैं, एक और सवाल लेके आया हूं मैं इसी पे डिपेंडेंट, जो आपको बहुत इजीली समझा देगा कि क्या है। देखो ये बोलता है अ बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर मोमेंटम L, तो L कितना है? I ओमेगा। If its moment of inertia about the axis I is moment of inertia, find the kinetic energy of rotation। ओमेगा नहीं पता, ओमेगा नहीं पता है, तो लेकिन L दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा बच्चों? L by I, ठीक है। अभी बोलता है काइनेटिक एनर्जी निकालो, अभी देखा इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसकी ओमेगा उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हाफ I into L स्क्वायर by I स्क्वायर, I और I कैंसिल, और आ गया आंसर L स्क्वायर by, ठीक है। तो ये किसके टर्म्स में है? ये है हमारे मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। ये फॉर्मूला आप रोटेशन से भी, ट्रांसलेशन से भी ला सकते थे। काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर बाय 2m, p की जगह l स्क्वायर, m की जगह I, और ये आंसर हो जाता है रोटेटिंग बॉडी। इसलिए मैंने दो क्लास ली है, एक सर्कुलर मोशन की, एक रोटेशन की, जहां मैंने रिलेशन सिखाए हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन के। ट्रांसलेशन और रोटेशन के रिलेशन से ये आंसर फट से आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m, रोटेशन p की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह इनर्शिया, फार्मूला या, ठीक है। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम यूजिंग इनर्शिया। और एक क्वेश्चन देख लो, two rotating bodies have same angular momentum but their moment of inertia are different, I1 and I2, which body will have higher kinetic? ठीक है, ये पीछे वाले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है। हमने ये देख लिया है कि भाई काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या है। हमने क्या देखा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है L स्क्वायर बाय 2 into I। अब इसमें अगर मोमेंटम सेम है, देखो क्या बोला? एंगुलर मोमेंटम इज सेम, तो एंगुलर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई न्यूमरेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर से इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसने क्या बोला है कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन द सेकंड बॉडी। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब अब ये होगा कि भाई फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी से कम हो जाए। ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूं ये नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोग फंस जाओ, क्योंकि नंबर्स नहीं है ना, आपको आदत है नंबर्स लगा के सॉल्व करने की। यहाँ नंबर्स नहीं है, यहाँ लॉजिक है। लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये क्यों रिलेट किया, क्योंकि काइनेटिक और एंगुलर मोमेंटम साथ में पूछा, काइनेटिक एंगुलर मोमेंटम साथ में पूछा, फॉर्मूला लगाया, एंगुलर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I का रिलेशन पता था, K का रिलेशन निकल गया।
राइट। तो ये आ गया हमको एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन। तो बेसिकली हमें क्या समझा, बेसिकली हमें ये समझा कि काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों चीजें जो है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कौन से रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनको हम कैसे यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस में। ऑब्वियसली हम और सवाल करेंगे, ये क्वेश्चन जो है ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए। अभी हम लेवल 3 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज लेवल 3 इज एडवांस्ड एंड मेंस लेवल क्वेश्चन जो हम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, उसके लिए मैं 2 अलग वीडियो बनाऊंगा, एक उनके लिए जो से नीट के लिए है, और एक जो है वो जेईई एडवांस और मेंस के लिए, ताकि आप डिवाइड करके पढ़ पाओ। नीट वालों को मेंस वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़े और मेंस वालों को नीट वाले। अगर पढ़ने का मन करे तो दोनों वीडियो देखें। तब तक लेकिन आपको आई होप चारों चीजें समझनी होंगी, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी एंड एंगुलर मोमेंटम। इन चारों के डेरिवेशंस आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो अच्छे से देख के आप लिख के उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं वो चीज बेटर करने की कोशिश करूंगा अपने अगले। तब तक आप वेट कीजिए, अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि जब बॉडी रोल भी करेगी और आगे भी जाएगी, ट्रांसलेशन भी करेगी, जब दोनों मोशन हो रहे होंगे तब हम उस बॉडी को कैसे स्टडी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में, मोमेंटम में, फोर्सेस में, टॉर्क में कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम ले आएंगे अपने अगले वीडियो। तब तक आप इसे पढ़िए और मुझे कमेंट बताइए कि कहां पे आपको दिक्कत है। थैंक यू।